अब इस्टेब्लिशमेंट की जब बात आती है तो इस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले क्या आती है कि लेआउट करते वक्त डिस्टेंस क्या रखेंगे। ये तो हमने बताया कि ये सारी मेथडोलॉजी है, डिस्टेंस की तो आपके ऊपर है। तो डिस्टेंस किसकी, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। अब ये डिस्टेंस निर्भर करता है कई फैक्टर्स पर। जब आप पेड़ लगाते हो ना, इनिशियली तो पेड़ सब एक जैसे दिखते हैं, चाहे आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, सेब का पेड़। लेकिन पेड़ की डिस्टेंस उसके फुल साइज जो ट्री होती है ना, उसको इमेजिन कर उसको ध्यान में रखकर हम डिसाइड करते हैं। अब आम का एक वैरायटी है आम्रपाली, एक वैरायटी है चौसा, दोनों की कैनोपी में बहुत डिफरेंस है। तो जब चौसा लगाने जाए तो चौसा को इमेजिन करें कि चौसा का जो ट्री होगा उसका दरख्त बहुत बड़ा होगा, इस नाते इनिशियली उसकी डिस्टेंस को बढ़ा कर रखें। आम्रपाली को आपको पता है कि आम्रपाली का पेड़ उतना बड़ा नहीं होगा कि जितना चौसा है। इसका मतलब आम्रपाली के लिए जब डिस्टेंस आप ध्यान पर रखें तो चौसा से कम कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं उस पेड़ की जो फाइनल ग्रोथ, बूम जो ग्रोथ है, उसको ध्यान रखना चाहिए। वैरायटी का डिफरेंस ध्यान रखना चाहिए। इवन रूट स्टॉक का भी ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर अगर आप एप्पल ग्रोइंग एरिया से हैं, एक ही वैरायटी को अगर आपने एप्पल की एक रूट स्टॉक है M9, M27 अल्ट्रा ड्वार्फ, और एक है M9 ड्वार्फ, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इस पर जो पेड़ होगा और जो हम कॉमनली स्टैंडर्ड रूट स्टॉक यूज करते हैं। स्टैंडर्ड रूट स्टॉक का मतलब हो गया सीडलिंग रूट स्टॉक। तो स्टैंडर्ड रूट स्टॉक और वेरी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक एंड ड्वार्फिंग रूट स्टॉक, एक ही वैरायटी को तीनों पर अगर तीन तरह के रूट स्टॉक पर आप यूज किए हुए हैं, तीनों को लगाने के तीन डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि तीनों में कैनोपी साइज सिग्निफिकेंटली अंतर है। तो इस नाते इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने किसी कारण गलती से इस बात को ध्यान नहीं रखा कि आप सही है, ओके, कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो। चलिए, अगर आपने किसी कारणवश बाय मिस्टेक या बाय इग्नोरेंस आपने ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब प्लांट फुल साइज में होगा ना तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। और ओवर क्राउडेड जब हो गया, आपका बाग जो है ना ओवर क्राउडेड हो गया, तो दो तीन प्रॉब्लम होगी। जो ट्रीज है उनके रूट्स के कंपटीशन फॉर मॉइस्चर होगा, न्यूट्रिएंट की कंपटीशन होगा, कैनोपी के बीच में लाइट के कंपटीशन होगा। तो मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ कंपटीशन होगा, रिजल्ट क्या होगा, पुअर यील्ड। ये कंपटीशन आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, पुअर यील्ड, सॉरी पुअर यील्ड, पुअर क्वालिटी भी मिलेगा। पुअर क्वालिटी मतलब पुअर कलर डेवलपमेंट, बिल्कुल कलर ही नहीं, उस वैरायटी का जो सिग्निफिकेंट कलर है वो मिलेगा ही नहीं। जो प्लांट है ना उसकी ग्रोथ भी बड़ी अब नॉर्मल होगी, एकदम सीधे सीधे आकाश की तरफ चलती जाएगी, टाल होती जाएगी, और जो उसका लेटरल ग्रोथ है ना वो बहुत कम होगी। और लेटरल ग्रोथ कम होगी तो क्या होगा, फ्रूटिंग एरिया कम होगी। और जो अपर हिस्से में फ्रूटिंग होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, अपर हिस्से की फ्रूटिंग को आप हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे, उसके मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी समस्या ऐसे बागानों में इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट की सीवियर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये उनके लिए कंजेनियल होते हैं। डार्क से मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होगा, खासतौर पर अगर आम के बगीचे में देखोगे, हापर, ऐसे बगीचों में हापर पूरा दिखता है, इवन मिलीबग पूरा दिखता है, बहुत सारे अदर डिजीज एंड पेस्ट आते हैं।
तो दोस्तों अगर इस समस्या से बचना है तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस पर ही प्लांटेशन करना चाहिए। शुरू के जगह को ये नहीं सोचिए कि आप शुरू में आप जो प्लांट लगा रहे हो और काफी जगह खाली पड़ा हुआ है, आप जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है वो रिकमेंडेड इसीलिए है कि उसको स्टडी कर रिसर्च कर हमारे वैज्ञानिकों ने ये दूरी निकाली है कि आगे जाकर जब कमर्शियल स्टेज आएगी तो उसमें कोई कंपटीशन पौधों के बीच में न हो। तो दूरी की जब आप बात कर ली तो दूरी है क्या, वो अब बात आती है वो दूरी है क्या। तो देखिए एक कॉमन एज ए स्टूडेंट आपको समझने के लिए मैं कुछ सारे लगभग मेजर फ्रूट्स क्रॉप की डिस्टेंस को एक टेबल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आप 10 बाई 10 मीटर, 10 बाई 10 मीटर का मतलब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 10, रो टू रो डिस्टेंस 10। कौन कौन सी क्रॉप इसमें है, आप भी कुछ बोलते रहिए बीच बीच में। मैंगो सही, लीची, जैक फ्रूट, लिखते जाए। चलिए लीची, जैक फ्रूट, और कुछ आंवला, और बेर, जामुन, वॉलनट, ये कुछ ऐसे क्रॉप हैं। पीकन नट, बिल्कुल, ये कुछ ऐसे क्रॉप हैं जिनकी डिस्टेंस लगभग 10 बाई 10 मीटर पर रखा जाता है। 8 से 9 मीटर, मतलब ये रेंज में है। आप 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। सॉइल की कंडीशन को देखिए कि सॉइल कैसी है वहां की। अगर सॉइल अच्छी है तो आप 8 मीटर रख सकते हैं, नहीं तो 9 मीटर रख सकते हैं। इसमें क्या है, सपोटा, लोकाट, और बताइए एवोकैडो, बिल्कुल भाई एवोकैडो। आप ये सब मीटर में हम बात कर रहे हैं। 6 से 7 मीटर, मतलब 6 से 7 मीटर मतलब या तो 6 मीटर रख सकते हो, या 7 मीटर रख सकते हो, या 6.5 मीटर रख सकते हो। प्लांट टू प्लांट सेम ऐसे ही 6 से 7, रो टू रो। यहां भी हमने ऐसे ही कहा 8 से 9 का मतलब 8 से 9 इंटू 8 से 9 मीटर। ये डिस्टेंस है किसकी, सिट्रस की, और गुआवा, बिल्कुल, कैशू, और एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड। ये सामान्य तौर पर ये जो है 6 से 7 मीटर पर लगाए जाते हैं। पोमग्रेनेट भी इसी कैटेगरी में आता है, आप ऊपर चाहे तो लिख लें पोमग्रेनेट, आप नोट करें इसे, नहीं तो ये सारे आप इस तरह से समरी ऑफ डिस्टेंस निकालना होगा तो इतने सारे चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, इतने सारे फ्रूट्स क्रॉप की कल्टीवेशन में जाना होगा। अगर इसे बचना चाहते हैं तो समरी को आप नोट करिए, ठीक है। अब आती है 1.8 टू 2 मीटर। इस पर किसको लगाते हैं, पपाया, गुड, बनाना। ये ऐसे क्रॉप है जिनको हम लगभग 2 मीटर के आसपास, ग्रेप भी इसी डिस्टेंस पे लगाया जाता है। तो बनाना, पपाया, ग्रेप, ये लगभग 1.8 टू 2 मीटर लगाया जाता है, मतलब 1.2 मीटर बाई 2 मीटर, या 1.8 मीटर बाई 1.8 मीटर। तो मेजर आपको फ्रूट क्रॉप की ये जो हमने डिस्टेंस किया ना, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्टेंस। अब आप पूछोगे नॉर्मल डिस्टेंस है तो अब नॉर्मल डिस्टेंस क्या है। हाँ, अब नॉर्मल नहीं है लेकिन कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस भी है। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। नोट कर ली, और ना नोट किया तो आप बीच में बोल दिया करिए। चलिए चलिए कोई नहीं, आप नोट करिए। तो हमने बात कर ली नॉर्मल प्लांटेशन डिस्टेंस की। चलिए ऊपर से मैं मिटाना चालू करता हूं, आप नीचे की तरफ नोट करते रहिए।
हो गया। चलिए, ये तो नॉर्मल डिस्टेंस हुई। तो एबनॉर्मल डिस्टेंस क्या है? एबनॉर्मल डिस्टेंस का अर्थ हो गया कि हाई डेंसिटी। अब आप पूछोगे हाई डेंसिटी क्या है? जब आप पर यूनिट एरिया में, डेंसिटी पहले समझ लीजिए, फिर नॉर्मल डिस्टेंस ही समझिए, अब फिर आप हाई डेंसिटी समझिए। डेंसिटी का मतलब प्लांटेशन की टर्म में मैं बात कर रहा हूं। पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया, चाहे वो यूनिट एरिया 1 हेक्टेयर हो या 1 एकड़ हो, पर यूनिट एरिया में जितना ट्री लगते हैं वो उसकी डेंसिटी हुई। तो नॉर्मल डेंसिटी में आप सपोज करिए आम आप लगा रहे हो, नॉर्मल डेंसिटी 10/10 का लगा रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, इसकी डेंसिटी क्या हुई, 100 हुई। मैंने पहले ही बताया था 10/10 पर लगाओगे तो कैसे निकालोगे, 10,000 मतलब 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इंटू लाइन टू लाइन डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा। अगर इसी मैंगो को हाई डेंसिटी में लगाते हो 5 गुना, मान लीजिए 5x5, अब ये पूछोगे 5 क्यों लगाते हैं, तो उस पर भी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में समझा सकूं। तब ये हो जाएगा हाई डेंसिटी। क्यों? कि इससे इसकी डेंसिटी बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 10,000, 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई 5x5 मीटर, 5 2 10, 5 4 20 यानी 400। तो देखिए कहाँ एक तरफ 100 प्लांट लग रहा था, एक तरफ 400 प्लांट लगता था। इस तरह से जब डेंसिटी पर यूनिट एरिया में ज्यादा पेड़ लगने तो उसको कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अब कभी बार किसी और लेक्चर में हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन, मीडो प्लांटेशन इसकी बात करेंगे, तो इसकी डिटेल टेक्निक पे बात करेंगे। फिर भी मैंने कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया। अब ये जो डेंसिटी ऑफ प्लांटेशन है, इसके कई टेक्निक्स है। ऐसा ही नहीं है कि आप मेरी की मर्जी हुई तो 5 मीटर पर लगा दो, एक मर्जी हुई तो 4 मीटर पर लगा दो। उसकी पूरी टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना होगा। जब डेंसिटी बदलना है, इसका मतलब आपको वो टेक्नोलॉजी को भी आपको अडॉप्ट करना होगा। तो हाई डेंसिटी में अगर आप बात करते हो तो मैंगो को लगाना चाहिए 5x5। इसके टेक्निक जरूर मैं बार बार कह रहा हूं, उसके टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगा। गुआवा को हम 6/3 या 3/3 मीटर पर, गुआवा इसमें बहुत कैनोपी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है जब गुआवा हाई डेंसिटी में लगाते हैं। मैंगो को हाई डेंसिटी में, इसमें भी कैनोपी मैनेजमेंट विद सर्टेन जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यूज करना पड़ता है। पोमग्रेनेट है, पोमग्रेनेट को भी आप लगा सकते हो 5:3, 5:4, 5:2। तो इस तरह से आप पोमग्रेनेट का भी हाई डेंसिटी आप लगा सकते हो। तो आपने देखा है कि नॉर्मल डेंसिटी, एक हाई डेंसिटी। ये डेंसिटी 5:3, 5:4, 5:5 भी हो सकती है। अभी हम लोगों ने 6-7 मीटर की बात कर रहे थे हम लोग पोमग्रेनेट की, यहाँ हमने घटाकर ये कर दिया। इसकी टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हाई डेंसिटी का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल मिलता है तो वो मिलता है सेब के केस में, एप्पल के केस में। अगर एप्पल की किसी नॉर्मल वैरायटी के एप्पल को, जिसको स्टैंडर्ड वैरायटी आप कहते हो, नॉर्मल वैरायटी के एप्पल को M9 रूट स्टॉक, मैंने आपसे पहले भी कहा था, याद जरूर रखिएगा, ये रूट क्वेश्चन आते हैं रूट स्टॉक के। अगर किसी ने टेम्परेट जोन का कोई एक्सपर्ट होगा ना, आपसे एक प्रश्न जरूर पूछेगा कि एप्पल की अल्ट्रा ड्वार्फ या वेरी ड्वार्फ रूट स्टॉक का नाम बताओ। वह है M27। एप्पल का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक का नाम बताओ, M9। तो यदि एप्पल के किसी भी नॉर्मल वैरायटी को M9 रूट स्टॉक, अब M9
ये मालिंग एक यूके में एक रिसर्च स्टेशन है, उनकी ये रिसर्च है, उनका ये फाइंडिंग है। तो उन्होंने जितने सीरीज के रूट स्टॉक है उनमें एम करके सीरीज है, M9, M27, M109, M111। तो आप कभी पढ़िए, कभी इस रेफरेंस को यूज करके आप देखिएगा। तो मालिंग जो है उनका है। फिर इसका बाद में उन्होंने मालिंग मर्टन सीरीज लाई, इमला सीरीज लाई। कभी रूट स्टॉक पे चर्चा करेंगे ना तो आपको डिटेल में कि मालिंग मर्टन सीरीज क्या है, ये उली एफिड रेजिस्टेंट है, इमला सीरीज वायरस रेजिस्टेंस है। तो कभी मौका मिला तो आपके साथ जरूर रूट स्टॉक की चर्चा करेंगे, तब आपको क्लियर है। अभी हमारा जो उद्देश्य था कि सिंपल रूट स्टॉक के बदल देने से प्लांट की डेंसिटी कैसे बदल गई। तो नॉर्मल आप जो एप्पल की वैरायटी है, चाहे आप मान लो सपोज करो आप लगा रहे हो कौन सी वैरायटी, रेड गोल्ड ही लगा रहे हो, और उसको किस पर लगा दे रहे हो, रूट स्टॉक है M9। कितना पेड़ होंगे, अनुमान लगाइए, 4,444 ट्रीज लगा सकते हो आप एक हेक्टेयर। ऐसे इस रेड गोल्ड को आप कितना लगाते थे, M9 न होता और हमारी ट्रेडिशनल जो बीजू रूट स्टॉक यानी सीडलिंग रूट स्टॉक यूज करते। कई बार सीडलिंग रूट स्टॉक को स्टैंडर्ड रूट स्टॉक भी बोलते हैं, इस नाते कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड रूट स्टॉक करते तो कितना पेड़ लगाते आप, ज्यादा से ज्यादा 250 से 270 के बीच में। एक ही वैरायटी, सेम वैरायटी, रूट स्टॉक बदला, 4,444 पेड़ लगाया। वही वैरायटी रूट स्टॉक बदला तो 250 से 250 to 270 के बीच में। दोस्तों इस तरह से एप्पल की एक स्पर वैरायटीज होती हैं जो ऐसे भी, और वो अपने आप में ड्वार्फ नेचर की होती हैं। स्पर वैरायटी की अगर एप्पल वैरायटी स्पर का यूज कर रहे हो ना, स्पर एप्पल, गोल्डन स्पर, बहुत सारी स्पर वैरायटी है। जब उसको आप स्पर वैरायटी को, अभी हम कर रहे थे सीडलिंग रूट स्टॉक, इस वैरायटी को आप सीडलिंग रूट स्टॉक पे आप ग्रो करोगे ना तो 400 प्लांट लगा सकते हो। देखो यहाँ वैरायटी का इफेक्ट आ गया, वैरायटी स्पर हो गई, रूट स्टॉक सीडलिंग हो गई 400। यहाँ वैरायटी नॉर्मल हो गई, रूट स्टॉक नॉर्मल हो गई 250 पे, वैरायटी नॉर्मल हो गई, रूट स्टॉक M9 हो गया 4000। तो डेंसिटी को, कौन सी रूट स्टॉक है, कौन सी वैरायटी है, ये आपको ऑर्चर्ड स्टेब्लिशमेंट करने से पहले आपको जानना होगा, ताकि उसी हिसाब, उसी डिस्टेंस पे तो लेआउट करेंगे आप। लेआउट आपने ऐसे इमेजिनरी लेआउट कर दिया आपने, और आप वैरायटी लेकर आ गए आपने जो है M9 की, तो सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। अब हमने बात डिस्टेंस की कर ली। अब हमारे ख्याल से हम अपने लास्ट पड़ाव में आ रहे हैं कि हमारी सब कुछ, क्लाइमेट फिट हो गया, डिजाइन फिट हो गया, हमने डेंसिटी डिसाइड कर लिया, वैरायटी के आधार पर डेंसिटी डिसाइड कर लिया। तो अब हम खेत में तैयारी कर रहे हैं प्लांटेशन करने की। अब प्लांटेशन करना है तो क्या करना होगा, प्लांटेशन करना है तो क्या करना है, गड्ढा खोदना है। सामान्य तौर पर एक थंब रूल है, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा आप बनाएं। किसी किसी क्रॉप में 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर का गड्ढा बनाएं। अब सिर्फ हम ये समझ लें कि 0.6 मीटर किसको चाहिए, तो रिमेनिंग सबको ये चाहिए। तो 0.6 मीटर किसको चाहिए, बनाना को, पपाया को। तो बनाना, पपाया, पोमग्रेनेट को भी आप इसी पर लगा सकते हो। इसके अतिरिक्त जितना फ्रूट ट्रीज आप लगाते हो, मोस्ट ऑफ, ये मत सोचना स्ट्रॉबेरी की बात मैं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ फ्रूट ट्रीज, स्ट्रॉबेरी ट्रीज नहीं है, के लिए आप जो गड्ढा बनाओगे वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा आपको गड्ढा बनाना होगा। गड्ढा कब बनाएं, कई बार ऐसा होता है ना कि हमने पेड़ ला दी नर्सरी से और गड्ढा चालू हो गया बनाना, बिल्कुल गलत। आप अपने
बाकी सफलता को पहले दिन प्रश्न में डाल दिए। गड्ढा कब बनाना चाहिए? रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब बरसात। रेनी सीजन के जो प्लांटेशन होते हैं, कौन कौन से प्लांटेशन रेनी सीजन में हम करते हैं बारिश के साथ? मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट, मैंगो, लीची, मैंगो, लीची, आंवला, जैक फ्रूट, सिट्रस, ये सारे के सारे जिनको हम रेनी सीजन में लगाते हैं, बरसात के साथ लगाते हैं, उनका गड्ढा, उनका पीट, हम जो है ये पीट साइज की बात करी ना, पीट साइज की बात हो गई। टाइम ऑफ डिगिंग की बात हम कर रहे हैं कि पीट को कब हम डिग करेंगे, तो वो होगा रेनी सीजन के लिए मई जून। आपको अगर रेनी सीजन जुलाई अगस्त में लगाना है तो मई जून में गड्ढा खोद दीजिए। अगर आप विंटर का प्लांटेशन करना चाहते हो, विंटर का प्लांटेशन किसको करते हैं आप? जो टेम्परेट फ्रूट हैं। टेम्परेट फ्रूट मतलब एप्पल, पीच, पियर, प्लम, वॉलनट, इनका अगर प्लांटेशन आप करते, टेम्परेट फ्रूट का प्लांटेशन करने जा रहे हो, तो इनका गड्ढा खोदिए आप नवंबर दिसंबर में। क्लियर? गड्ढा खोदने के बाद कम से कम 15 दिन आप खुले छोड़ दीजिए, धूप लगने दीजिए। प्रकृति जो हमारी सोलर लाइट है ना, उसमें बहुत सारे एनर्जी है, बहुत सारे जितने हमारे क्या सकते हैं ना हानिकारक पेस्ट हैं, उनके लार्वी होंगे, उनके अंडे होंगे, एडल्ट होंगे, वो सारे के सारे सूरज की रोशनी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अनावश्यक आपको पेस्टिसाइड का लोड घटेगा। अब गड्ढा खोदते वक्त एक चीज और, टाइम हमने बता दी, साइज, पीट साइज, टाइम ऑफ पीट डिगिंग। जब आप गड्ढा खोदे ना, जब आप गड्ढा खोद रहे हो, यही तो गड्ढा होगा आपका, कोशिश करें जो ऊपर के हाफ फर्टाइल मिट्टी है उसको एक तरफ रखें, नीचे की जो मिट्टी है उसको दूसरे तरफ रखें। अगर मिट्टी में थोड़ी बजरीली है, पत्थर है, तो पत्थर को छांटकर अलग कर लें। अगर मिट्टी आपकी अच्छी है तो ऊपर की फर्टाइल मिट्टी को एक साइड रखें, नीचे की मिट्टी को दूसरे साइड रखें। ऐसा क्यों, वो फिर आगे बात करते हैं। बात हो गई, गड्ढा तैयार हो गया, 15 दिन आपने खोला, अपना खुला ओपन रहने दिया, मिटाए। हाँ, अभी स्पीड बढ़ा लो। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बोरियत हो रही है? चलो कोशिश से करो बोरियत ना हो। अगर ये टॉपिक आपने समझ ली तो पूरी की पूरी हार्टिकल्चर का, खासतौर पर पोमोलॉजी का बेस जो है आपका तैयार हो जाएगा। अब आई फिलिंग मिक्सचर। फिलिंग मिक्सचर, ये जो गड्ढा आपने बनाया है उसको भरोगे, तो भरने के लिए क्या चाहिए आपको? मिक्सचर, रेड पेन, मिक्सचर। मैंने कहा ना कि हाफ जो फर्टाइल लैंड है उसको एक तरफ करो, तो करते हैं हाफ, जो गड्ढे की हाफ मिट्टी है ना, हाफ सॉइल, वो ले लीजिए, 30 से 40 केजी वेल डिकम्पोज FYM। और क्या लेंगे? 1 केजी SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। क्यों? फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो होता है ना, वो थोड़ी रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। और 50 से 100 ग्राम कोई भी डस्ट या ग्रेन्यूल आधारित इंसेक्टिसाइड पाउडर ले लीजिए, जैसे क्लोरोपाइरीफास है या जो मिले, ताकि सॉयल के भीतर कोई टर्माइट हो, दीमक हो, कुछ कोई ऐसे इंसेक्ट हो, उसको प्रोटेक्ट कर सके। ये जो फिलिंग मिक्सचर है इसको अच्छी तरीके से मिलाइए। हाफ सॉयल, 30 से 40 केजी FYM प्लस 1 केजी SSP प्लस ए, मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद इस गड्ढे को, जो 1 बाई 1 का गड्ढा आपने खोदा ना, वापस भर दीजिए। और भरते वक्त एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये गड्ढा, हमने गड्ढा पूरा मिटा नहीं रहे, ये गड्ढा है, आपने पुनः पूरे मिक्सचर को गड्ढे में डालना है। और गड्ढे ये जमीन के बराबर है। गड्ढे को भरिए लगभग 2 इंच ज्यादा, 5 सेंटीमीटर के आसपास ज्यादा भरिए। ये अगर जमीन की सतह है तो इससे ऐसे ऊंचा भरिए। आप पूछोगे ऊंचा क्यों? जब आप ये भरोगे, आप बारिश होगी या आप सिंचाई करोगे ना, ये मिट्टी वापस बैठकर लगभग खेत के बराबर हो जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने खेत के बराबर भरा,
तो बारिश होने के बाद या सिंचाई करने के बाद आपका गड्ढा ऐसे हो जाएगा। और जब इसमें आप कोई भी ट्री लगाओगे और बारिश का पानी इसमें भरेगा तो संभावना है कि वह पेड़ आपका रॉटिंग होगी, सड़ जाएगा या फेल हो जाएगा। तो सामान्य तौर पर जो रिकमेंडेशन है कि आप जमीन से 2 इंच ऊपर भरिए। ठीक है, हमारे ख्याल से हमने गड्ढा भर ली, अब प्रॉपर तैयारी कर ली। अब बात आती है प्लांटेशन कब करना है। हमने कहा कि वही आप याद रखिए, रेनी सीजन, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल की जो बात कर रहे थे उसको लगाते हैं जुलाई अगस्त, टाइम ऑफ प्लांटेशन। आपने भी नहीं थका, हम भी थके हुए से दिख रहे हैं। चलिए दोनों थके हैं, कोई बात नहीं। लास्ट है, अभी स्कूल लास्ट में मैं चाह रहा हूं कि ये चैप्टर आज का हम लोग कंप्लीट कर लें। अब आया प्लांटेशन, वहां तक हम आए, फिलिंग मिक्सचर बनाए, फिलिंग। आप हेडिंग नोट करिए, सीक्वेंस में जितने हेडिंग नोट करेंगे उतने आपके लिए आसानी होगी। प्लांटेशन टाइम, रेनी सीजन में जो लगते पेड़ आप प्लांटेशन करते हो, रेनी सीजन ट्री, उसको आप जुलाई अगस्त में करो। भाई भगवान जब बारिश देते हैं ना, भरपूर बारिश के साथ आप इसको प्लांटेशन करिए। और विंटर सीजन को करिए जब भरपूर विंटर हो, दिसंबर जनवरी। जो रेनी सीजन के प्लांटेशन होते हैं, आम, अमरूद, लीची, ये हमेशा अपने अर्थवाल के साथ नर्सरी से आते हैं। पौधा होगा, ये पत्तियां होगी और इसके साथ एक मिट्टी का अर्थवाल होगा। ये जितने रेनी सीजन में आप देखोगे, नर्सरी में जाओगे तो अर्थवाल के साथ आएगा। तो दिसंबर मैंने लिख दिया, दिसंबर जनवरी लिखना है मेरे को। दिसंबर जनवरी में आप करिए। ये जो आपका रेनी सीजन का प्लांटेशन होगा हमेशा अर्थवाल के साथ होता है, मतलब पेड़ की जड़ों के साथ मिट्टी की एक पूरी ढेर होती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से नर्सरी मैन पुआल से या कई बार आप तो अच्छे जो नर्सरी मैन है वो पॉली बैग में देते हैं, उसके साथ आता है। पॉली बैग है तो पॉली बैग को आप चाकू से हटाइए और ले जाकर सीधे गड्ढे में लगाइए। विंटर सीजन का बेयर रूट आते हैं, इसके साथ अर्थवाल नहीं आता है, सीधे नेकेड रूट आती है, क्योंकि इतनी ज्यादा लो टेम्परेचर होती है दिसंबर जनवरी में, तो प्लांट डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, तो रूट डैमेज के चांसेस नहीं होते हैं। क्लियर? तो आप इन्हें दिसंबर जनवरी में लगाइए, इन्हें आप जुलाई अगस्त में लगाइए। अब आती है लास्ट, कैसे लगाइए। हाउ टू प्लांट। गड्ढा आपका गड्ढे के बीच में लगाइए, पर गड्ढे में पौधे को उसी हाइट तक लगाइए जिस हाइट तक वो नर्सरी में था। कई बार लोग क्या करते, नर्सरी से एक पौधा लाई और अगर वो पौधा है, सपोज करिए पौधा है, यहाँ इसका अर्थवाल है, यहाँ पत्तियां हैं यहाँ, तो आप इसका मतलब ये अर्थवाल बना हुआ है, तो पौधा इतनी ही जमीन में था नर्सरी में। यहाँ भी आपको वैसा ही करना है, ये अर्थवाल यहाँ डालना है और इसको लगाना है। कई बार लोग यहाँ तक उसको अंदर लगा देते हैं, ऐसा यदि आपने किया तो ये जो टहनी ऊपर वाला जो हिस्से का टहनी है वो सड़ने लगेगा। जैसे मॉइस्चर कंटेक्ट बढ़ेगा उसका, आप सिंचाई करोगे तो ये ऐसा सड़ जाएगा और फिर आपका प्लांटेशन फेल होने का चांस है। तो जितनी गहराई नर्सरी में है उतनी गहराई तक लगाइए। लगाने के साथ विंटर प्लांट है, कोई टेंशन ही नहीं है, उसमें अर्थवाल तो है ही नहीं है, उसमें तो सीधे सीधे कुटले से, खुरपी से, छोटे फावड़े से एक गड्ढा बनाइए जितनी जड़ है, फिर उसकी मिट्टी को थोड़ा ढंग से बारीक करिए और उस पौधे को जड़ सहित इसमें डालिए, चारों तरफ से पैर से। ये हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन प्लांट की, जो बेयर रूट है, जो नंगी रूट है, पैर से खूब दबाइए, खूब इसलिए दबाइए ताकि, मतलब ऐसा मत दबा दीजिए कि उसके सारे रूट टूट के जमीन के भीतर चले जाए। दबाने का मतलब आप उसके जड़ को यहां से दबाइए, चारों, मतलब ये अगर उसके भगवान ने उसको प्रकृति ने रूट दिया है तो आप ऐसे यहां से दबाइए पैरों से कि रूट और मिट्टी का कांटेक्ट
बिल्कुल बन जाए, जितने बढ़िया कांटेक्ट बनेगा, एयर बबुल से बाहर निकल जाएंगे, उतनी संभावना रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी मिट्टी से संपर्क में आएगा और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। लेकिन आप रेनी सीजन प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो ये जो रूट्स है अर्थ बॉल में है, और यहां पर आपने इसमें ऐसे पेड़ के को लगाने के बाद यदि पैर से दबाव आपने इस अर्थ बॉल या पिंडियों पर बनाई, वहां पर जाकर आपने पूरी ताकत लगाई, तो सारी पिंडी टूट जाएंगी। दोस्तों, पिंडी के भीतर ही उनकी फीडिंग रूट होती है। यदि अर्थ बॉल टूटा तो सारी फीडिंग रूट टूटेगी और संभावना है कि वो आपका पेड़ न चले। लीची में तो 100% नहीं चलेगा, और किसी पेड़ में थोड़ी सर्वाइव हो भी जाए, लेकिन लीची में नहीं चलेगा। तो दोस्तों, पैर से दबाना है लेकिन अर्थ बॉल को तोड़ना नहीं है। इस प्रकार आपने सावधानी पूर्वक आपने पेड़ को लगा दी, और ये पेड़ लगाने के बाद इसकी सिंचाई करिए, इमीडिएट पानी डालिए, ताकि थोड़ी बहुत जो एयर बबल बचे हुए हैं वो बाहर निकल जाए और सीधे रूट्स मिट्टी के संपर्क में आ जाए। हो सके, हो नहीं सके, मैं तो कहूँगा जरूर करिए। तो पेड़ लगाने के बाद मल्चिंग करिए। मल्चिंग में भी प्लास्टिक मल्चिंग भी कर सकते हैं। अगर आप, मेरा तो कहना है कि आप ऑर्गेनिक मल्चिंग करिए। ऑर्गेनिक मल्चिंग मतलब जो भी एग्रीकल्चरल अवशेष है, पुआल है, भूसा है, शुगर केन का जो पत्तियां सूखी हैं या सूखी हुई घास है, पूरे थालियों में आप मल्चिंग कर दीजिए। उससे 2-3 फायदे हैं। मॉइस्चर कंजर्व रहेगा, वीड्स नहीं आएंगे, और प्लांट का एक्सीलेंट टेम्परेचर मेंटेन भी करता है। वो ऐसे डायनामिक्स में विंटर में वार्म अप रहता है, समर में कूल रहता है, पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से आपने अपने पेड़ लगा दी। दोस्तों, एक चीज मैं मेरे से छूट गया, मैं चाहूंगा उसको बहुत शार्ट में आपके पास रखूं, तो आपके बात को बताऊं। अगर आप ऐसे पेड़ लगा रहे थे जिसमें पॉलिनाइजर की आवश्यकता है, तो उसकी थोड़ी डिजाइनिंग को आपको बदलना होगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप सेब का बाग लगाने जा रहे हैं आप, या कीवी का बाग लगाने जा रहे हैं। सेब की विशेषता क्या है? सेल्फ इनकम्पेटेबल, मोस्ट ऑफ द डिलीशियस वैरायटी सेल्फ, पहले भी हमारे एक वीडियो में आपने देखा होगा। और कीवी की प्रॉब्लम क्या है? डायोसियस है। तो ये तो इसके पास मेल फीमेल दोनों है, लेकिन इसका मेल इसी के फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो किसी काम का नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है क्या है? ये डायोसियस है। इसमें एक पेड़ पर मेल होगा, दूसरे पेड़ पर फीमेल होगा। तो अगर इनकी प्लांटेशन आपने प्रॉपर नहीं किया तो फिर आपकी होल कॉमर्शियल हार्टिकल्चर का थ्योरी फेल हो जाएगी। तो ऐसे कहते हैं कि इसमें पॉलिनाइजर, पॉलिनाइजर मतलब सोर्स ऑफ पॉलन वैरायटी जरूर लगाइए। कैसे लगाएंगे? ऐसे तो कहा जाता है कि सेब में 33% तक पॉलिनाइजर लगाइए। जब फील्ड में आप पॉलिनाइजर लगाने जा रहे हैं तो एक सिंपल टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। आपने लेआउट किया तो कहते हैं एवरी थर्ड प्लांट इन एवरी थर्ड रो शुड बी पॉलिनाइजर। अब देखिए, सपोज करिए हमने लेआउट किया सेव का, सेव की लेआउट ऐसे सीधी होगी नहीं क्योंकि टेरेस पे होगी, कंटूर पे होगी, फिर भी समझाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, सपोज करो ये हमने पेड़ लगा रहे हैं, ये सेव का हम सपोज करो पेड़ लगा रहे हैं। जब हम एक गड्ढे बनाए ना तो कह रहे हैं थर्ड प्लांट इन एवरी थर्ड रोज, फर्स्ट प्लांट मेन वैरायटी। अब हम 2 कलर यूज करते तो ज्यादा आसान रहेगा। ये हो गया मेन वैरायटी, ये हो गया मेन वैरायटी, ये हो गया पॉलिनाइजर। यानी हर थर्ड प्लांट क्या, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पॉलिनाइजर हो गया। फिर हो गया पॉलिनाइजर, फिर आगे जाके पॉलिनाइजर। इस रो में पॉलिनाइजर नहीं आएगा। हमने कहा क्या? एवरी थर्ड प्लांट इन एवरी थर्ड रोज। फिर इसमें पॉलिनाइजर,
पॉलिनाइजर, पॉलिनाइजर, फिर पॉलिनाइजर। अब देखिए क्या होगा, ये जो पॉलिनाइजर है इसे पॉलन देगा, इससे पॉलन देगा, इससे पॉलन देगा, इसको पॉलन देगा। ये जो पॉलिनाइजर है इसको पॉलन देगा, 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 और इस पौधा जो है इसको पॉलन देगा। तो जो बेसिक थ्योरी है पॉलिनाइजर लगाने की कि एवरी थर्ड प्लांट इन एवरी थर्ड रो शुड बी पॉलिनाइजर, तो जिससे कि कमर्शियल वैरायटी को पॉलन मिल सके। दोस्तों पूरी बेसिक कंसेप्ट को के सारे पार्ट्स को, प्लानिंग, लेआउट, प्लांटेशन, आफ्टर केयर, आफ्टर केयर की बात कुछ छूट गई है। पहली बात, प्लांटेशन के बाद सिंचाई करें, सिंचाई के बाद मल्चिंग करें। नर्सरी से जो पेड़ आप लाएं हमेशा रिलायबल नर्सरी से लाएं। रिलायबल नर्सरी कौन सी है? किसी देखें जो आज की डेट में जानते हैं कि ज़्यादातर स्टेट के पास नर्सरी संचालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। एक सर्टेन पैरामीटर है, आप पैरामीटर अगर नर्सरी मैन है और पैरामीटर पूरा नहीं करते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो देख लें कि वो लाइसेंस होल्डर हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी नर्सरियों के लिए स्टार रेटिंग, जो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है वो स्टार रेटिंग करती है। तो देखें कि जो नर्सरी आपके आसपास में कोई ऐसी नर्सरी है जो स्टार रेटेड है, तो एक और भी उसके कह सकते हैं ना, एक स्केल है उसके पास अच्छी प्लांट देने का। तो इस तरह से आपके पास जो है अच्छी नर्सरी से लाएं। प्लांट लाते वक्त कोई इंसेक्ट डैमेज ना हो, कोई पेस्ट डैमेज ना हो, प्लांट बहुत छोटा ना हो, कम से कम 3 फीट बड़ा हो, और लगाने के बाद कोशिश करें हमेशा प्लांटे जो नए पेड़ लगाएं वो शाम को लगाएं। दोस्तों शॉर्ट में से ही हमने प्रयास किया है कि पूरी इस कहानी को आपके सामने रखने का। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को भी आगे बढ़ाएं, और अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें।